देहरादून में छठे प्रांतीय त्रिवार्षिक महाधिवेशन आयोजित। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रतिभाग, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। देहरादून में पेयजल योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की अध्यक्षता। अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के दिए संदेश। फिर गरमाया अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने व्यापक व्यक्त किया दुख, सभ्य समाज के लिए बताया बड़ा कलंक। काशीपुर में निकाला गया विशाल नगर कीर्तन में गुरु गोविंद सिंह के नाम की धूम। महिलाओं ने कीर्तन में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। और ऋषिकेश में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को भेजा गया जेल। पुलिस की अग्रिम जांच और कार्रवाई हुई शुरू। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के धर्मपुर स्थित सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर संगठन के छठे प्रांतीय त्रिवार्षिक महाधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वरिष्ठ जनों को सम्मानित भी किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर संगठन अपने अस्तित्व के 60 गौरवशाली वर्ष पूर्ण कर रहा है। सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स का राज्य निर्माण में भी अहम भूमिका रही है। सेवानिवृत्त केवल सेवा का अंत नहीं बल्कि समाज के प्रति नई जिम्मेदारियों की शुरुआत होती है। ये महाधिवेशन केवल आपसी संवाद का मंच नहीं बल्कि एकता और संगठनात्मक मजबूती का उद्घोष। इस अवसर पर सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर संगठन के पदाधिकारियों ने बढ़ती महंगाई के मद्देनजर पेंशनरों के हितों और सम्मान की रक्षा की मांग की। उन्होंने कैशलेस चिकित्सा सुविधा से जुड़ी गोल्डन कार्ड और आयुष्मान योजना की विसंगतियों को दूर कर उन्हें और अधिक सरल और सुगम बनाने, सरकारी कार्यालयों में पेंशनरों के कार्यों को प्राथमिकता देने और नीति निर्धारण में उनके दीर्घ प्रशासनिक अनुभव का लाभ उठाने सहित 14 सूत्रीय मांग पत्र कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को सौंपा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संगठन के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी मांगों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचाया जाएगा और उनके समाधान के लिए राज्य सरकार स्तर पर गंभीरता से प्रयास किए जाएंगे। सातवें प्रांतीय त्रिवार्षिक महाधिवेशन के शुभ अवसर पर नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वर्ष 2026 हम सबके लिए खुशियां लेकर आए। हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तों को कोई दुख संकट न आए और जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं हम आगे बढ़े, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित कार्यालय में मसूरी क्षेत्र में चल रही पेयजल योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों को आपसी समन्वय रखते हुए पेयजल संबंधी समस्याओं का समय से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी देश का प्रमुख पर्यटक स्थल है जिसमें लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष आवागमन करते हैं। साथ ही मसूरी की आबादी में भी निरंतर वृद्धि हो रही है जिससे क्षेत्र के लिए पेयजल संबंधी सुविधाओं का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हाल ही में लगभग 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना बनाई गई है जिसके द्वारा 7 MLD पानी को पहुंचाया जा रहा है, जबकि इस क्षेत्र में पहले से ही 7 MLD पानी की आपूर्ति की जा रही है। फिर भी मसूरी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति को लेकर आए दिन अनियमितता की शिकायत आती रहती है जिसके संबंध में जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आहूत की गई। उन्होंने कहा कि जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों से मसूरी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति के लिए आने वाले 15 दिनों के भीतर प्रत्येक वार्डों में सर्वेक्षण करते हुए पानी की आपूर्ति को निर्बाध रूप से सुचारू कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मसूरी क्षेत्र के लिए पेयजल आपूर्ति के लिए हाल ही में बीजापुर से पानी मुहैया कराने के लिए लगभग 46 करोड़ रुपए की योजना का टेंडर किया गया है। इस योजना से आने वाली गर्मियों में क्षेत्र की जनता को पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। देखिए, मसूरी देश का एक प्रमुख पर्यटक है। लाखों टूरिस्ट यहां पर आता है। मसूरी की आबादी भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आज लगभग 30,000 की आबादी मसूरी की हो गई है।
और वहां की पेयजल की समस्या के समाधान के लिए हम 144 करोड़ की एक पेयजल योजना यमुना से पंपिंग लेकर आए थे, जिससे 7 MLD पानी मसूरी को और मिलना शुरू हो गया। लेकिन ये जानकारी मिली कि कई क्षेत्रों में पानी की समस्या अभी तक बनी हुई है। मैंने आज अधिकारियों को यहां पर बुलाया, मैंने उनसे सवाल किया, जब 7 MLD पानी पहले आपको मिलता था उसमें पर्याप्त होता था, और आज 7 MLD पानी और मिलने के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है। हमने उनको निश्चित किया कि 15 दिन के अंदर मौके पर जाकर हर वार्ड में, हर गली में जाकर इसको आप चेक करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जब पर्याप्त पानी है तो लोगों को पानी का जो है पानी मिले। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी मैंने कहा ये सुनिश्चित करें, एक बार व्यक्ति बिना बिजली के रह सकता है, लेकिन बिना पानी के सुबह दैनिक क्रिया से लेकर शाम तक बिना पानी के रह नहीं सकता। तो वहीं भाजपुर में 359वें भव्य जो है नगर कीर्तन यहां पर आयोजित किया गया है। भाजपुर में 359वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निकाला भव्य नगर कीर्तन। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हुए शामिल। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्रछाया और पंच प्यारों की अगुवाई में हुआ नगर कीर्तन का शुभारंभ। बोले सो निहाल के जयकारों से वातावरण रहा गुंजायमान। संगठनों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर नगर कीर्तन का किया स्वागत। श्रद्धा के रंग में रंगे नजर आए यशपाल आर्य। गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सिख समुदाय को प्रकाश पर्व के लिए बधाई। गुरु गोविंद सिंह का जीवन त्याग, वीरता और मानवता की सेवा का अद्वितीय उदाहरण, ये कहना यशपाल आर्य का। गुरु गोविंद सिंह द्वारा दिखाए गए सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि। सतनाम कै ओ बंदिया वाहे गुरु कै। गुरु ग्रंथ है गुरु साजा एक उस दीन है ओ बंदिया वाहे गुरु कै। सतनाम कै ओ बंदिया वाहे गुरु कै। सतनाम कै ओ सतनाम कै ओ बंदिया वाहे गुरु कै। सतनाम कलयुग है बई, कलयुग दे विच बन गए संत बथेरे। ओ भुल के गुरु चरणां नूं ला ले आपो अपने डेरे। सतनाम कै। तो वहीं भारतीय मंडपम नई दिल्ली स्थित यहां पर हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का समीक्षा बैठक। भारत मंडपम नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की हुई समीक्षा बैठक। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में चल रहे अभूतपूर्व कार्यों का विस्तृत वीडियो प्रेजेंटेशन किया प्रस्तुत। पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सड़क अवसंरचना को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता, कहना सीएम धामी का। चारधाम यात्रा को सुगम, सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए किए जा रहे कार्य। 12,769 करोड़ की लागत से चारधाम महामार्ग परियोजना के अंतर्गत प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का किया जा रहा उन्नयन। नितिन गडकरी की प्रतिबद्धता से प्रदेश के कठिन भूभाग में भी परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी। राज्य में 3,723 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क हो चुका विकसित। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी और काठगोदाम जैसे प्रमुख केंद्र चौड़ी और सुरक्षित सड़कों से जुड़े। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सहित देहरादून हरिद्वार बाईपास जैसी परियोजनाएं भी यातायात को देने जा रही तेजी, सुरक्षित और सुगम गति।
ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक इंजीनियर रवि बहादुर और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में अंकिता को न्याय दो पदयात्रा गवाला थाने से लेकर पंजाब नेशनल बैंक तक निकाली गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार में बेटियां सुरक्षित है और उत्तराखंड हिमालय राज्यों में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर है, जो हमारे लिए शर्म की बात है। हमारी स्पष्ट मांग है कि जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने कहा कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सत्ता में आई, आज उन्हीं के राज में बेटियां इन्हीं के नेताओं से असुरक्षित हैं। और उत्तराखंड के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए सारे हिंदुस्तान की आवाज है। ये भाजपा का अहंकार है जो जनता की इस आवाज को नकार रहा है। हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे देवभूमि और सभ्य समाज के लिए एक बड़ा कलंक बताया है। हरिद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि न्याय सर्वोपरि होना चाहिए। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड अपनी सज्जनता, सादगी और उच्च चारित्रिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अंकिता जैसी मासूम बच्ची के साथ जो हुआ वो सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं हमारे समाज की नैतिकता पर सवाल खड़ी करती है और देवभूमि की छवि को गहरा धक्का पहुंचाती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अपराधियों का कोई धर्म या दल नहीं होता। उन्होंने मांग की है कि इस जघन्य अपराध में संलिप्त दोषियों को ऐसी सख्त सजा दी जानी चाहिए जो समाज में एक नजीर पेश करे। उन्होंने कहा ये समय पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में किसी भी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार ना हो। एक तो मैं कहना चाहता हूं कि अंकिता के नाम पे राजनीति नहीं होना चाहिए, वो राजनीतिक विषय नहीं। एक बच्ची, उससे गलत तरह की डिमांड की गई, उसने इनकार किया और उसकी हत्या कर दी गई। ये किसी भी समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना थी। फिर उत्तराखंड राज्य में जहां की एक विशेष पहचान है, एक सज्जनता की पहचान है, अच्छे लोगों की, चरित्रवान लोगों की देवभूमि इसको कहा जाता है, इस तरह की हमारी पहचान है। और वहां पर इस तरह की घटना घटित होना तो और भी दुर्भाग्यपूर्णता। सच बात यह कि आज भी जब हम सोचते हैं, जब भी ये बात आप पूछते हैं, कोई जिक्र आता है, तो हृदय को जैसे चीरने जैसी ये घटना लगती है। इसमें जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी ही चाहिए और कोई बचना नहीं चाहिए, कोई भी हो बचना नहीं चाहिए। तो वहीं सेवा संकल्प फाउंडेशन की अनूठी पहल, खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर सेवा संकल्प फाउंडेशन की अनूठी पहल देखने को मिली है। प्रदेश की पारंपरिक संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सेवा संकल्प फाउंडेशन की अनूठी पहल 6 और 7 जनवरी को देहरादून स्थित आईटीबीपी ग्राउंड सीमा द्वार में होगा माल्टा महोत्सव। घाम, तापों और नींबू साणों का आयोजन। फाउंडेशन की ट्रस्टी गीता धामी ने दी जानकारी। महोत्सव में किसानों द्वारा तैयार माल्टा और उससे बने उत्पादों को मिलेगा सशक्त मंच, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। माल्टा महोत्सव से होने वाली आय सीधे किसान कल्याण, ग्रामीण आजीविका और स्थानीय समुदाय के विकास में होगी खर्च। वोकल फॉर लोकल को देगा नई उड़ान, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि हमारी संस्था सेवा संकल्प धारिणी फाउंडेशन के द्वारा माल्टा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, यह महोत्सव सिर्फ एक आयोजन नहीं है, बल्कि उन किसान भाइयों और बहनों, खासकर हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले माल्टा किसान और भाइयों और बहनों को उनके परिश्रम, आत्मनिर्भरता और संभावनाओं को सशक्त मंच देने का
एक प्रयास है। माल्टा खट्टे मीठे स्वाद रखने वाला बहुत ही रसदार फल है जिसे हमारे पहाड़ों में सर्द धूप में बैठकर बड़े चाव से खाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है साथियों कि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, बॉडी को डिटॉक्स करना, इम्यून सिस्टम बढ़ाना, प्रचुर मात्रा में जो है इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं और कीवी से भी अधिक पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। और माल्टा जो कि हमारे पहाड़ों में 4000 फीट में लगने वाला एक बहुत ही औषधि फल माना गया है। साथियों, हमारी संस्था के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो इस महोत्सव में तैयार और विक्रय किए गए माल्टा आधारित फलों की जो आय होगी, धनराशि होगी, उससे हमारे किसान हित में और ग्रामीण आजीविका के सशक्तिकरण और इस आजीविका के सशक्तिकरण और स्थानीय समुदाय के विकास में ही लगाया जाएगा। सिखों के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर काशीपुर में आज विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। कीर्तन में गुरु गोविंद सिंह जी के पावन नाम की जबरदस्त धूम रही। महिलाओं ने नगर कीर्तन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फूलों से सजी पालकी आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। यहां से गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब प्रमुख बाबा सुरेंद्र सिंह दिल्ली वालों की अगुवाई में विशाल एवं भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। इस अवसर पर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा भी नगर कीर्तन में शामिल हुए। भव्यता पूर्वक निकाले गए नगर कीर्तन में सबसे आगे युवा निशान साहिब को लेकर चल रहे थे। उनके पीछे तमाम संगत गुरवाणी का उद्घोष करती चल रही थी। काली मंदिर रोड से गंगे बाबा मंदिर चौक, किला तिराहा, मुख्य बाजार, एमपी चौक, चीमा चौराहा से होते हुए रामनगर रोड पर सरकारी अस्पताल के बराबर वाली सड़क से उदयराज फील्ड और नागनाथ मंदिर तिराहा होकर नगर कीर्तन पुनः गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पहुंचा, जहां पर नगर कीर्तन का समापन किया गया। विदेश भेजने के नाम पर लोगों से रकम ठगी करने वाले फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान चंद्र प्रकाश चौहान निवासी गुड्डू प्लॉट श्यामपुर के रूप में हुई है। आरोपी पहले भी आपराधिक वारदातों के मामले में जेल की हवा खा चुका है। मामले का खुलासा करते हुए कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि मामला 20 जून 2025 का है, जब ऋषिकेश कोतवाली में पीड़ित व्यक्ति की ओर से एक मुकदमा दर्ज कराया गया। दर्ज मुकदमे में बताया कि आरोपी चंद्र प्रकाश चौहान विदेश भेजने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की रकम ठगी कर चुका है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की तो आरोपी फरार हो गया। तब से पुलिस लगातार आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास में लगी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को शैल विहार कॉलोनी ऋषिकेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। कोतवाल का कहना है कि मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी के खिलाफ ऋषिकेश और आसपास के थानों में 4 आपराधिक वारदातों के मुकदमे दर्ज होने की जानकारी फिलहाल मिली है और जानकारी जुटाई जा रही है। तो वहीं ऋषिकेश में वन भूमि मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय हुआ सख्त। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ऋषिकेश में 2866 एकड़ वन भूमि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय हुआ सख्त। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते का दिया समय। सर्वोच्च न्यायालय ने मांगा विस्तृत हलफनामा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कुल कितनी जमीन, कितने लोग वहां रह रहे हैं और किस प्रकार के हैं कच्चे और पक्के निर्माण, साइट प्लान क्या है, समय सीमा में वन भूमि की विस्तृत जानकारी और भूमि पर बसे लोगों की संख्या बताने को कहा। भूमि पर किस तरह के निर्माण हुए हैं उनका डाटा भी उपलब्ध कराने को कहा। खाली भूमि के सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के दौरान बेंच ने सरकारी वकील को लगाई कड़ी फटकार। सरकारी वकील ने कहा अतिक्रमण हटाने का किया प्रयास लेकिन हिंसा होने से आई बाधा। बेंच ने पूछा 23 वर्ष तक कहां थे सोए। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की आड़ पर कर रहे बेघर। सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणी, राज्य सरकार की मशीनरी पूरी तरह फेल, अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत का है परिणाम। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश वन भूमि पर यथास्थित बनाए रखे सरकार। सर्वोच्च न्यायालय में अब 2 हफ्तों के बाद होगी मामले की अगली सुनवाई। Documents. While that is on, meanwhile action we have taken. First you explain your conduct, that what you have been doing since. Very well. You came into existence which year? 2000. At 2000. What have you done after that? Lord, the Otherwise we are going to ask the accountability of each one of you.
No, there are. You allow the people to construct their houses, you allow the generations to live there, and then suddenly only because the court order you want to take shelter behind that. Now that court is asking. No, we issued eviction notices. Thereafter, about 750 people went to the High Court. The High Court has granted stay. That order is also filed along with the report. When did you issue notice? This was in 2023. 2023. So land. Performed in 2023 by issuing certain notices. Though it appears to be a case of collusion and connivance. खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, ऋषिकेश में जो वन भूमि को लेकर मामला उठाता उस पर अब सर्वोच्च न्यायालय का सख्त रुख देखने को मिला और सरकार को अब समय दिया गया। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है और किस तरह की जो है सरकार आगे जवाब दाखिल करेगी? हाँ संदीप, कहें तो पिछले लगभग हम 10 दिन अगर पूर्व में जाए तो एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था कि ऋषिकेश में जो वन भूमि पे जो अवैध कब्जा किया है उस पे बसाए छोड़ के जो लोग घर बुर बन गए उनको छोड़ के जितनी भी खाली जमीन है उसको वन विभाग एक्वायर करे और कितनी जमीन है ये बताए। तो कुल मिलाकर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया तो उसके बाद वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची, जिसका विरोध भी हुआ, भारी पुलिस बल पहुंचा, काफी गुत्थम गुत्था हुई है, काफी झड़प भी हुई है और एक सर्वे किया गया कितनी खाली जमीन वहां पर है, जिसका जवाब आज जो सुनवाई होनी थी आज 5 जनवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डबल बेंच में, तो वहां पर दाखिल किया गया। तो वही जब आप सुनवाई हुई तो कहें तो माननीय बेंच ने बड़ी फटकार भी लगाई है उनको कि आप इतने सालों से कहाँ सोए हुए थे, ये इतनी भूमि पे कब्जा हो गया। उन्होंने अब स्पष्ट उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर आप हमें बताइए, हलफनामा दीजिए, एफिडेविट दीजिए। उन्होंने कहा कि अब कितने मकान वहां बन गए हैं, किस स्थिति में मकान है, कितने कच्चे हैं, कितने पक्के हैं और कितनी लैंड है, कितना, उन्होंने सारी चीजें उन्होंने कहा है कि ये 15 दिन के आप अंदर हमें बताइए और ये आपके लोग अधिकारियों की लापरवाही और किससे ये ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कड़क स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा कि और ये भी उन्होंने कहा है कि जो पूर्व का आदेश था वो यथावत रहेगा, यहाँ कोई निर्माण नहीं हो सकता, यहाँ कोई चीज नहीं हो सकती, जो जैसी चीजें फिलहाल वैसी चलेगी पूर्व आदेश के मुताबिक। पर उन्होंने ये कहा है कि 15 दिन के अंदर आप हमें जवाब दीजिए कि ये कितने यहाँ पर लोग रहते हैं, कितने यहाँ पर घर कच्चे बन के पक्के हैं, कितने यहाँ क्या स्थिति है। तो पूरी काफी जानकारियां उन्होंने यहाँ पर मांगी और अब 2 हफ्ते बाद हम कहें तो फिर दोबारा यहाँ पर सुनवाई होगी, फिर ये देखने में होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या इसमें निर्णय लेता है। कमल, जो लोग प्रभावित होते दिख रहे हैं किसकी लापरवाही या कहें मिलीभगत का यहाँ पे खामियाजा उठाने को मजबूर है? हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ पर सर्वे शुरू हुआ, ये मैंने कहा वन विभाग की यहाँ पर टीमें पहुंची, यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात था और यहाँ पर जो हजारों लोग, लगभग लाखों लोग जो प्रभावित हो रहे थे, जो लाखों लोग यहाँ प्रभावित हो रहे थे, उनकी यहाँ पर पुलिस से काफी झड़प हुई है। यहाँ पर ट्रेनें तक रोक गई, सड़कों पे जाम तक किया गया और काफी लोगों पे मुकदमे भी हुए हैं, जो अभी कुछ लोग जेल में भी है। तो कुल मिला के ये कहा गया था, बल्कि लोगों को ये यहाँ पर बोल दिया, हल्ला मच गया था कि जो लोग अभी ये खाली जमीन का देख रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, अपने बोर्ड लगा रहे हैं फॉरेस्ट विभाग वाले, और जो ये लोग घर हैं इनको भी तोड़ जाएंगे, इस तरह की हवा निकल गई और हवा फैल गई, जिसको लेकर प्रशासन ने बार बार, वन विभाग ने बार बार ये बात कही कि नहीं, इसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, सरकार की तरफ से कहा गया, प्रशासन की तरफ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, हम उसका पालन कर रहे हैं और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो लोग रह रहे हैं उनको छोड़कर जो अन्य खाली जगह पड़ी हुई है उसको एक्वायर किया जाए। तो कहीं ना कहीं बड़ी राजनीति हुई, यहाँ पर बड़ा झगड़े हुए, बड़ी झड़पें हुई हैं, लोगों पे मुकदमे हुए हैं, कुछ लोग जेल में भी बंद हैं अभी तक। तो यही स्थिति बनी रही। तो अब स्पष्ट रूप से जब आज दोबारा फिर यहाँ पर सुनवाई हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो उन्होंने यही कहा, जो पुराना निर्णय था वो यथावत रहेगा, कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। पर उन्होंने अब वन विभाग को आदेश दिया है कि आप ये बताइए वहां पर कितने कच्चे, कितने पक्के मकान बने हैं, कितने लोग वहां रह रहे हैं और ये इतने साल से आपने क्यों अतिक्रमण होने दिया, क्यों आपने ऐसा किया। तो अब ये सब चीजें काफी फटकार लगाते हुए उन्होंने, जो सरकारी वकील थे डबल बेंच ने काफी फटकार लगाई है और उन्होंने कहा है कि आप 15 दिन के अंदर ये सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराइए। तो कमल, जो लोग वहां पर रह रहे हैं क्या उनके पास में जमीन से जुड़े कागजात हैं या फिर उनको पूरी तरह से अवैध तरीके से बसाए गए? क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये।
बिल्कुल संदीप, ये बहुत बड़ा अच्छा एक प्रश्न आपने पूछा और बिल्कुल सही बात है। जितनी भी लैंड है यहाँ 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे यहाँ जो कोई डीलर्स होंगे या भूमि पे टैक्स होंगे उन्होंने लोगों को बेची। और यही प्रश्न हमने बार बार उठाया है। हमने कहा इन विचारों की क्या गलतियां हैं, जो भूमाफिया लोग और जिन लोगों ने जमीनें बेची हैं उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कैसे आपने फॉरेस्ट की जमीन 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे इन गरीब लोगों को बेच दी है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई की होनी आवश्यकता है। और यही बात हम बार बार उठा रहे हैं कि जिन लोगों ने भूमि बेची है कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों ने तो पैसे में खरीदी है, 100 रुपए स्टाम्प पेपर खरीद लिया। लोगों ने इस तरह से जमीनों को बेचा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।